जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसवेज इन उत्तर प्रदेश। इस समय एक्सप्रेसवेज की अगर नेटवर्क की बात की जाए तो पूरे भारत में 42% एक्सप्रेसवे नेटवर्क वनली और वनली यूपी में ही फैला हुआ है। इस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरे भारत का 42% एक्सप्रेसवे खाली यूपी अकेले लेकर बैठा हुआ है, ऐसा समझिए। तो जहाँ तक बात है एक्सप्रेसवे की, हम आज एक्सप्रेसवे में 2 या 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस मेंस में। तो एक तो एक्सप्रेसवे है क्या, बेसिक डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेज क्या है, क्यों ये बनाए जा रहे हैं, और उसके अलावा यूपी में कितने एक्सप्रेसवेज हैं। तो जो यूपी के मेन एक्सप्रेसवेज हैं ऑपरेशन में, पहले उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूपी में अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज कौन कौन से हैं और प्रोपोज्ड एक्सप्रेसवेज कौन कौन से हैं, किनको अभी प्रपोजल लेवल पे, और नेक्स्ट क्या है कि इस बार के बजट में किन किन एक्सप्रेसवेज के लिए कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्सप्रेसवे। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी में ट्रांसपोर्टेशन में जो है इनलैंड वाटरवेज। तो पहले हम एक्सप्रेसवे की डिस्कशन कर लें। व्हाट इज एक्सप्रेसवे? एक्सप्रेसवे इन जनरल 6 या 8 लेन पे फैला होता है। बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई। इसमें मल्टीपल लेन्स होते हैं। एवरेज लिया जाए अगर एक्सप्रेसवे में तो 6 to 8 लेन्स होते हैं। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे यूपी में सिंगल एक्सप्रेसवे है जो कि 4 लेन पे ही आधारित है। कितना? ओनली 4 लेन है। बाकी जितने भी एक्सप्रेस हैं यूपी में पूरे, वो सारे के सारे 6 to 8 लाइन पे आधारित हैं। इसमें बहुत सारी तरह की फैसिलिटीज होती हैं एक्सप्रेसवे में, जो कि नेशनल हाईवेज में नहीं होती हैं। नंबर 1 पे देखिए, एक्सप्रेसवे में और हाईवेज में अंतर क्या है कि हाईवे डायरेक्टली किसी भी जो लिंक रोड है वो डायरेक्टली उस पर आकर के 90 डिग्री पे कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीड आपको डिक्रीज करनी पड़ती है जो व्हीकल्स होती हैं, और एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ जाते हैं हाईवेज में। जबकि एक्सप्रेसवे में वो सारी समस्याएं नहीं होती। डायरेक्टली किसी भी रोड्स को अगर जोड़ना होता है एक्सप्रेसवे, तो उसमें एक अलग से मेथड अप्लाई करते हैं, साइड बाई से ला करके ऐसे एक रैंप टाइप, रैंप का मतलब ऐसे ढलान चढ़ते हुए धीरे धीरे उस पर ऐसे आ करके जोड़ा जाता है, ताकि बाहर की व्हीकल्स जो भी आए उस पे सिस्टमैटिक वे में उस पार्टिकुलर स्पीड पे को मेंटेन करके उसमें इन्वॉल्व हो जाएं या उसमें इंक्लूड हो जाएं और उस स्पीड पे रनिंग करने लगे अपनी गाड़ियां। ये इसकी क्वालिटी होती है। तो इसके लिए क्या है, साइड बाई से इसे रैंप बनाया जाता है कि कोई अगर एंट्री हो रही है नई गाड़ियों की, बाहर की दूसरी गाड़ियों की एक्सप्रेसवे पे, या एक्सप्रेसवे से कुछ गाड़ियां एग्जिट करना चाहती, निकल के दूसरे एरिया में जाना चाहती हैं, तो उसके लिए रैंप बनाया जाता है। एक पॉइंट। उसके अलावा क्या है कि कंट्रोल्ड एक्सेस होता है। ये कंट्रोल्ड एक्सेस से तात्पर्य क्या है कि एक्सप्रेसवे में एंट्री और एग्जिट बहुत कम होती है। कुछ सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, यानी कुछ सेलेक्टेड एंट्री और एग्जिट के पॉइंट होते हैं, वहीं से गाड़ियां जो दूसरी मतलब की रोड्स की गाड़ियां हैं वो एंट्री करेंगी या एग्जिट करेंगी। तो अब हम चलते हैं एक्सप्रेसवे की तरफ। दीज आर द हाईवेज विद 6 to 8 lanes। एक्सप्रेसवे क्या है? ये ऐसे एक तरह का हाईवे है जो कि 6 या 8 लाइन पर आधारित होता है। 6 to 8 लाइन, consisting on modern facilities like access ramp, grade separation, लैंड डिवाइडर्स। एक्सप्रेसवे बहुत सारी नई नई फैसिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से ये यूनिक हो जाता है और हाईवे से अलग हो जाता है। वो नई नई फैसिलिटीज क्या है जिस पर ये आधारित होती है, जिसके वजह से इसको जाना जाता है, लाइक एक्सेस रैंप। एक्सेस रैंप का तात्पर्य क्या है कि जैसे पीडब्ल्यूडी यानी कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको ऑफिस वगैरह में, स्कूल कॉलेज में चढ़ने के लिए एक ढलान नुमा एक ऐसे अलग से साइड से, जैसे हम लोग नॉर्मल तो सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं, ऐसे गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन है कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस होंगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब जगह रैंप बनाया जाए। रैंप मतलब ढलान नुमा ऐसे सीढ़ी है ना, ढलान नुमा, जिसकी वजह से व्हीकल के थ्रू उनको आसानी से, जो भी हैंडीकैप हैं या फिजिकली चैलेंज्ड है, वो आसानी से चढ़ सकें।
तो उसी रैंप की तरह एक्सप्रेस वे में भी रैंप बनाया जाता है जो साइड बाई से आकर के मेन स्ट्रीम एक्सप्रेस वे में कनेक्ट होती है, ताकि बाहर की व्हीकल जो एंट्री कर रही हैं या एग्जिट करना चाहती हैं वो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे स्पीड को मेंटेन करते हुए एंट्री करें या एग्जिट करें। तो क्या कहते हैं उसको, एक्सेस रैंप्स। ग्रेड सेपरेशन, इसकी दूसरी क्वालिटी क्या होगी, आप एक्सप्रेसवे में देखेंगे कि ग्रेड सेपरेशन। ग्रेड सेपरेशन का मतलब क्या होता है, आप एक्सप्रेसवे पे कहीं जाएंगे तो देखेंगे कि किसी मतलब एक्सप्रेसवे ऐसे पैरेलल चल रहा है, स्ट्रेट वे में एक्सप्रेसवे चल रहा है, और कुछ रोड अगर साइड बाई से दूसरी तरफ जाना है किसी को तो वो डायरेक्टली 90 डिग्री पे कट नहीं होगा, वो उसको ऐसे साइड से ऊपर एलिवेटेड वे में फ्लाईओवर दे देगा एक्सप्रेसवे, ताकि आप उस फ्लाईओवर पे चढ़ कर करके और फिर नीचे जा करके अंडरपास भी दे सकता है, कभी 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 फ्लाईओवर देन अंडरपास और दूसरे रूट पे जा करके मिल जाएं आप। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री पे कोई चेक पड़ रहा है या आपको क्रॉस करना है या जाना है तो फ्लाईओवर या अंडरपास साइड से जोड़ा जाता है एक्सप्रेस वे, और मल्टीपल एलिवेटेड फ्लाईओवर्स या अंडरपास इसीलिए आप एक्सप्रेस वे में कहीं देखेंगे, ताकि अगर आप 90 डिग्री पे डायरेक्टली कहीं पे कोई कनेक्टिविटी या जॉइंट नहीं मिलेगा तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ग्रेड सेपरेशन। ये एक्सप्रेसवे की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्या है कि लेन डिवाइडर। एक्सप्रेसवे में आप देखेंगे कि लेन जो होता है ऐसे एक पार्टिकुलर लेन में ही गाड़ियां मूव करती हैं और उसमें ऐसे कुछ पार्टिकुलर डिवाइडर भी लगे होते हैं। देखिए, अपोजिट वाली जो गाड़ियां होती हैं उनके लिए बड़ा डिवाइडर होता है और एक ही लाइन में चलने वाली गाड़ियों के लिए दूसरा मतलब कि सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो कह सकते हैं कि दीज आर हाई स्पीड कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवेज। एक तो ये हाई स्पीड से तात्पर्य क्या है कि जैसे देखिए अगर आप हाईवेज पे जाते हैं तो वहां पे गाड़ियों की व्हीकल की क्या है कि निर्धारण होती है स्पीड, मतलब कि जो कार होती है, कार की आपकी 80 किलोमीटर होती है, 60 किलोमीटर ट्रक्स वगैरह के होते हैं, ऐसे उसमें वो होते हैं डिवाइडर, और लेन भी फिक्स होता है हाईवेज में। बट एक्सप्रेसवे में आपको पार्टिकुलर एक रो पे ही चलना होता है, और दूसरे नंबर पे क्या है कि हाई स्पीड, एक पार्टिकुलर स्पीड भी इस पे फिक्स होती है कि इन जनरल 100 से लेकर के या मोर देन 80 और मिनिमम 120, तो एक पार्टिकुलर स्पीड होती है, उसी स्पीड पे ही चलना होता है और उससे आपको स्पीड घटाना भी नहीं होता है। तो दीज आर हाई स्पीड कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस से तात्पर्य क्या है कि आप आसानी से एक्सप्रेस वे में ना तो एंट्री कर सकते हैं ना तो एग्जिट कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर पॉइंट्स पे या नोट्स पे एंट्री और एग्जिट का पॉइंट दिया जाएगा और उसमें यह फार्मूला अप्लाई होगा, जैसे कि एक्सेस रैंप का, ग्रेड सेपरेशन का, ऐसे फ्लाईओवर टाइप या आपका अंडरपास टाइप दे दिया जाए, है ना, ताकि आप आसानी से एंट्री करें या एग्जिट करें। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं एक्सप्रेसवे में। तो दीज आर द हाई स्पीड कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट नहीं होता हाईवे की तरह, इसमें सेलेक्टेड कंट्रोल्ड एंट्री और एग्जिट होता है। कुछ पार्टिकुलर लोकेशन या नोड्स या पॉइंट्स पे ही आप एंट्री करेंगे या एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो दीज आर हाई स्पीड कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवेज विद लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। बात आ गई हुई, विद लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का मतलब कि लिमिटेड या कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, ठीक है, लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया डिजाइन टू कैरी ए हाई वैल्यू ऑफ ट्रैफिक बिटवीन द सिटीज। और इसको बनाया ही ऐसे जाता है ताकि डिस्टेंस के एरियाज के लिए हैवी और मैसिव वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट करने में सहायता हो ये, ठीक है। एक तो डिस्टेंस और हाई वॉल्यूम, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप एक्सप्रेसवे का सहारा लेते हैं या एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। ये हो गया एक्सप्रेसवे का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे पे क्वेश्चन पूछता तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, तो आप इस पॉइंट को एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ फ्रेम किया है बड़ा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और इन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना है। जैसे एक बार क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा गया था। तो अगर पूर्वांचल के बारे में पूछे, बुंदेलखंड के बारे में पूछे या गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में पूछे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यूपी पीसीएस वो गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में ही पूछेगा, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और 65 या 65 या 70% लमसम वो कंप्लीट भी हो चुका है, और एक आध फेज उसका बाकी यानी 30 to 35% उसका इनकम्प्लीट है वर्क।
और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार यानी कि दिसंबर 2025 इस साल के एंड तक गंगा एक्सप्रेसवे प्रॉपर ऑपरेशन हो जाए या फंक्शन में आ जाए। तो इस बार का जो क्वेश्चन होगा यूपीपीसीएस का एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, वो गंगा एक्सप्रेसवे पे क्वेश्चन बना सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या है, गंगा एक्सप्रेसवे। तो अगर उसने ये पूछा कि बेनिफिट्स इसके क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसको बेनिफिट्स या एडवांटेजेस, है ना। एक्सप्रेसवे अगर बनाए गए जाते हैं उसकी नीड्स क्यों पड़ती है, तो इन पॉइंट्स का आप सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे। नंबर 1 में पॉइंट क्या है कि देखिए ये कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरे नंबर पे हमने पॉइंट दिया बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये रीजनल इक्वालिटी यानी रीजनल इनइक्वालिटी को घटाता है, ये प्रमोट करता है रीजनल इक्वालिटी को, यानी बैकवर्ड एरियाज को भी अपलिफ्ट करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को ये बढ़ावा देता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये सहायक है, और उसके अलावा लोकल जो टूरिज्म होता है उसके भी प्रमोशन में ये बहुत बड़ा सहायक है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, अब उन्हीं को सिस्टमैटिक वे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्रेसवे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द गंगा एक्सप्रेसवे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, है ना। तो उन्हीं हम सिस्टमैटिक डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारा इनहैंसिंग कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी या लिंक को बढ़ाता है, जोड़ता है। किसके बीच में जोड़ता है, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर को आइसोलेटेड एंड इम्पोरिश्ड एरियाज से जोड़ता है। इट इनहैंस कनेक्टिविटी बिटवीन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर विद आइसोलेटेड एंड इम्पोरिश्ड एरियाज। वो एरियाज, इम्पोरिश्ड का मतलब वो एरियाज जिनकी दशा दिशा दयनीय है, जिनका डेवलपमेंट बहुत कम है, पुअर है, जो कि पुअर कंडीशन में है, बैकवर्ड एरियाज। तो ये दूर दराज के इलाके जो सेपरेटेड हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़े नहीं हैं, आइसोलेटेड हैं, उनको, और जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ऐसे एरियाज को वो अर्बन पॉकेट से या इंडस्ट्रियल सेंटर से जोड़ता है। इसी का काम क्या है, एक्सप्रेसवे का। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस कम्यूट टाइम, ये कम्यूटर्स का जो है टाइम कम कर देता है। एक्सप्रेसवे बनने से फायदा क्या होता है कि जो डेली जॉब्स करने वाले ऑफिशियल, खासकर एग्जीक्यूटिव वर्कर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनका आने जाने का जो टाइम है वो बच जाता है। इससे टाइम बचता है, पैसे भी बचने लगते हैं। उसके अलावा अभी आगे आएगा लेबर मार्केट तक पे ये एक्सप्रेसवे इंपैक्ट करने लगा है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। ट्रैवल टाइम को भी ये घटा देता है, कम कर देता है। तो रिड्यूस कम्यूट टाइम, कम्यूट का मतलब कि डेली ऑफिस में जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, आते जाते हैं, उनको कम्यूटर्स कहते हैं या कम्यूट कहते हैं। आने जाने को कम्यूट, और डेली जॉब्स करने के लिए जो ऑफिस में आते हैं, वापस जाते हैं घर, फिर आना जाना वाले को, डेली जॉब वाले को, जॉब होल्डर्स को, उनको कम्यूटर्स कहते हैं, ठीक है। और कम्यूट का मतलब कि आना जाना, ऑफिस के लिए डेली आना जाने को कम्यूट कहा जाएगा। तो ये कम्यूट टाइम यानी ऑफिस आने जाने की समय को की बर्बादी को बचाता है, पैसे को भी बचाता है। ट्रेवल टाइम, डिस्टेंस एरियाज को बहुत कम टाइम में आप जो है दूरी तय कर लेंगे। उसके अलावा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे को, कम्यूट पे खर्चा हो, माल वाहन ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो, उसको बचाता है। बाय एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट रूट बिटवीन द सिटीज, डायरेक्ट रूट बिटवीन द सिटीज का मतलब कि छोटे टाउन को बड़े टाउन से, गांव को बड़े टाउन से, छोटे टाउन को, सबको आपस में जोड़ देता है, जिसकी वजह से लोगों का पैसा बचने लगता है, आने जाने पे जो पैसा वो बच जाएगा। इफेक्ट ऑन लेबर मार्केट, इसका बहुत बड़ा असर जो है लेबर मार्केट में भी प्रभाव डालता है। ये मान के चलिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, अब कोई बंदा आजमगढ़, फैजाबाद, जहां से ये एक्सप्रेसवे गाजीपुर का रहने वाला है, डेली अगर वो सीईओ है किसी एप्पल कंपनी का मान लेते हैं, और वो डेली अगर लखनऊ जाना चाहे, तो उसका डेली का जो है कहीं ना कहीं आसानी से वो वहां जॉब ज्वाइन कर लेगा, ठीक। तो लेबर मार्केट का मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, या जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, मोस्टली वो जहां घर होता है वहीं पे काम करना चाहते हैं। तो उन लेबर मार्केट लिमिटेड हो गई।
लेकिन जब हम अगर कम्यूट का सिस्टम यानी आने जाने का साधन अच्छा प्रोवाइड कर दें तो ऑटोमेटिक लेबर मार्केट बड़ा हो जाएगा। जो लोग आगरा रहने वाले हैं अगर वो दिल्ली जॉब करना चाहते हैं तो डेली आकर के यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू आ जा सकते हैं। मेरठ का जो एक्सप्रेसवे बन गया है दिल्ली को जोड़ता है, वहां पे कोई मेरठ का बंदा दिल्ली डेली आना जाना चाहे तो आसानी से आ जा सकता है। तो इस तरह से पहले दिल्ली वाले ही दिल्ली में जॉब करते थे, अब सराउंडिंग एरियाज के लोग भी आसानी से कम्यूट करके आ जा करके जॉब्स करने लगेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑन लेबर मार्केट, और लेबर मार्केट का ये एक्सपेंशन कर देता है, सबको आपस में मिला जुला देता है। जिस तरह से मुंबई वगैरह में आप देखेंगे जितने भी आउटस्कर्ट है, थाने और बोरीवली, जहां कहां सारे के सारे लोग दूर दूर तक वहां पे आसानी से जाकर के जॉब्स करते हैं, क्योंकि वहां लोकल ट्रेनें चलती हैं, बहुत फास्ट और इफिशिएंट स्पीड होती है। सेम उसी पैटर्न पे जो ये एक्सप्रेसवे है वो जब मेजर सिटीज को, मेजर टाउन को आपस में जोड़ देगा तो लेबर मार्केट बहुत एक्सपेंड हो जाएगा। कोई बंदा अगर लखनऊ का रहने वाला है, कानपुर में जॉब करना चाहे तो बहुत आसानी से कम्यूट कर सकता है। जरूरी नहीं कि कानपुर की इंडस्ट्री में कानपुर में रहने वाले लोग जॉब्स करेंगे, तो लेबर मार्केट एक्सपेंड होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट। देखिए, एक तो एक्सप्रेसवे के बनने से, कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस से भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, नंबर एक। नंबर दूसरा क्या है कि ये कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स और बिजनेस और गतिविधियां जब बढ़ी तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए। जैसे कि जो एमिनिटीज साइट क्रिएट हुए, एमिनिटीज साइट का मतलब कि होटल, मोटल, रोड साइडवेज एलॉन्ग जो है क्या कहते हैं एक्सप्रेसवे के साइड में बहुत सारे होटल, मोटल, रेस्ट रूम, रेस्ट साइड से खोले जाते हैं या फ्रेश होने के लिए, ठीक है, फ्रेश रूम। तो उनमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लोगों के क्रिएट हो गए। भोजनालय तरह तरह की और तरह तरह के लेजर और रेस्ट रूम टाइप जो होता है, होटल मोटल टाइप, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं इसकी वजह से। उसके अलावा जो सराउंडिंग विलेजेस होंगे वहाँ के लोगों की जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसको भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। लोग आसानी से आ करके जो लोकल कमोडिटीज़ है उसको उन्हीं होटल मोटल में बेच सकेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक तरह से बढ़ाता है। नेक्स्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाता है। मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट इस तरह से करेगा कि हमने जब पढ़ा था कि यूपी का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जीएसडीपी में, यानी स्टेट जीडीपी में लॉजिस्टिक का कॉस्टिंग 15% है। उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% है किसका? स्टेट जीडीपी का। अगर सेंटर की बात की जाए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया के जीडीपी का कितना परसेंट है? 7 to 9% है, 7 to 8% है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट को जब हटाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिक हमारा कम हो जाएगा। यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर हम सेव कर लें, बचा लें, क्योंकि इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होगा। बल्कि में गुड्स से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, जगह जगह रुकावट, ऑब्स्टेकल से, रेड लाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता है इसमें। तो मूवमेंट, मोबिलिटी बहुत फास्ट होगा, इफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलता है। उसके अलावा आल्सो एन ऑन एनुअल फ्यूल सेविंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इफिशिएंट या प्रोफिशिएंट वे में जो गाड़ियां मूव करती हैं और बीच बीच में रेड लाइट की वजह से जैम नहीं लगता, कंजेशन नहीं होता रोड पे, तो कहीं ना कहीं हम फ्यूल को भी बचाएंगे। और कैसे फ्यूल को? जब हम एनुअल लेवल पे फ्यूल को कैलकुलेट करें कि इतने गुड्स ट्रांसपोर्ट में हमने इतना रुपया बचा लिया, इतने ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट पे हमने इतना फ्यूल बचा लिया या इतना रुपया बचा लिया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑन एनुअल फ्यूल सेविंग। एनुअल फ्यूल सेविंग का मतलब कि ये ईंधन पे जो पैसा खर्च किया गया पूरे भारत लेवल में, भारतवर्ष में, उसको भी ये सेव करता, बचा देता है। इसका बहुत मेजर। एंड रिड्यूस CO2 इमिशन, CO2 इमिशन भी एक तरह से घटा देता है। ठीक है, इसका कितना एडवांटेज है। नेक्स्ट है बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए, ये इकोनॉमिक इंजन भी है, एक्सप्रेसवे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन भी है। तो और इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करता है। आप देखते हैं कैसे बूस्ट करता है। encouraging investment in industrial zone, logistic parks and economic corridors located beside expressways। मैं फिर से पढ़ता हूं, encouraging investment in industrial zone, logistic parks and economic corridors located beside expressways।
ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरह से बढ़ाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट को एक तरह से ये इंकरेज करता है, इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे आप देखेंगे एक्सप्रेसवे के आसपास में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं, रियल एस्टेट वगैरह में कॉम्प्लेक्सेस बनने लगते हैं, होटल मोटल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स वगैरह बनने लगते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्शन का काम करता है ये पहला पॉइंट। इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल जोन, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन, मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर वगैरह कुछ गवर्नमेंट्स के भी अपनी प्लानिंग में है बनाने की। अभी हम बातें करेंगे आगे कि यूपीडा कुछ जगहों पे बना रही है, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्लान है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह बनाने का इन्हीं एक्सप्रेसवे के साथ में। जैसे कि आपका जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है बनाने का है बुंदेलखंड वाले एक्सप्रेसवे के आसपास में। तो इस तरह की प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं, और लॉजिस्टिक पार्क्स वगैरह को डेवलप करने में ये कहीं ना कहीं सहायता होता है। उसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये आपका बिसाइड एक्सप्रेसवे के आजू बाजू में बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क, मैन्युफैक्चरिंग हब और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर वगैरह डेवलप किया जाता है, या इन्वेस्टर आकर के इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यूपीडा है। यूपीडा से तात्पर्य क्या है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। यूपी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार, उसी के अंतर्गत एक एजेंसी आती है, उसका नाम यूपीडा है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि 2007 में बनाई गई थी। 2007 में यूपीडा बनाई गई थी। यूपीडा बनाई इसलिए गई थी ताकि यूपी में जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं, एक्सप्रेसवेज को बूस्टअप करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई थी। तो यूपीडा इज डेवलपिंग 27 यूपीआईएमएलसी, यानी यूपी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर। यूपीडा कितने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को डेवलप कर रहा है? 27 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को डेवलप कर रहा है यूपीडा। यूपीडा क्या है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी एक्सप्रेसवे को बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो संस्था करती है, जो एजेंसी करती है, उसका नाम क्या है? यूपीडा है। जितने भी गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, सारे एक्सप्रेसवे को बनाने का काम कौन देखती है? यूपीडा देखती है। साथ में यूपीडा 27 यानी 27 जो है मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर भी बनाएगा। उस 27 मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर का नाम क्या है? यूपीआईएमएलसी, यूपीआईएमएलसी, यानी उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर। ये 27 यूपीआईएमएलसी, या शॉर्ट फॉर्म में कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर जो 27 बन रहे हैं, वो 5 एक्सप्रेस वे पे बनाए जाएंगे। लैंड तो जमीन वगैरह भी एक तरह से निर्धारण किया जाने लगा है, या अधिग्रहण लोग करना शुरू कर दिए जो कंपनियां हैं। तो अलोंग 5 एक्सप्रेसवे, कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं जिनके मतलब कि बाजू में, जिनके साइड में ये 27 वो बनेंगे, क्या कहते हैं, क्लस्टर्स। नंबर 1 पे देखिए गंगा एक्सप्रेसवे के पास में बनाया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास में बनाएगा। नंबर 2, नंबर 1 पे गंगा हो गया, नंबर 2 पे आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास कुछ क्लस्टर बनाए जाएंगे। कुछ क्लस्टर जो है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साइड में बनाए जाएंगे। बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है उसके आजू बाजू में भी किनारे किनारे कुछ इंडस्ट्रियल क्लस्टर या मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बुंदेलखंड वाला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आजू बाजू में कुछ क्लस्टर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है गोरखपुर इंडस्ट्रियल जो एक्सप्रेसवे है, लिंक एक्सप्रेसवे, उसके आजू बाजू में भी कुछ क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इनपुट बनाकर डालना है, इसलिए हमने यहाँ डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है बेनिफिट से रिलेटेड? डेवलपमेंट इन द रीजन या डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पूर्वांचल का एरिया, बुंदेलखंड का एरिया आपके पश्चिमी यूपी या सेंट्रल यूपी से कितना ज्यादा बैक है, कितना ज्यादा गैप है। ये एरिया कितना बैक है इधर वाला पूर्वांचल और बुंदेलखंड वाला, या दूसरी भाषा में कितना ज्यादा डेवलपमेंट में गैप है। तो इस खाई को भी भरने का काम ये एक्सप्रेसवे करेगा कहीं ना कहीं। तो डेवलपमेंट इन द रीजन कह सकते हैं। तो रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटी पहला पॉइंट होगा
इसकी तरह हम क्या देखेंगे कि जो रीजन में कहीं ना कहीं एक गैप है, कुछ एरिया बहुत बैकवर्ड है, कुछ एरिया बहुत फॉरवर्ड है, तो वह इनइक्वालिटी के भरपाई करेगा, ये एक तरह से इनइक्वालिटी को कम करेगा। एंड प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट। बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब कि सारे एरियाज को डेवलप करेगा, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको भी फॉरवर्ड एरियाज के पेस पे, इक्वल पेस पे लेकर के ला करके खड़ा कर देगा ये। जैसे देखिए बुंदेलखंड और पूर्वांचल, वो एरियाज बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इक्वल पेस पे ला करके ये खड़ा कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज भी वहां क्रिएट कर देता है, एक्सप्रेस वे अगर कहीं से गुजर भी जाता है। जैसे देखेंगे कि टप्पल, जेवर, जब एयरपोर्ट बनने लगा, जब यमुना एक्सप्रेस वे गुजर गया, तो वहां की जमीनें कितनी महंगी हो गई। ऐसे बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे है मेनली, वहां पर रियल एस्टेट की पूरी एक तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो हम कह सकते हैं प्रोपलिंग इंडस्ट्रीज लाइक रियल एस्टेट, बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज को भी ये बूस्ट अप करता है जब एक्सप्रेस वे कहीं से गुजरता है या बनना या कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, तो पूरे एरिया में क्या है, रियल एस्टेट का काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, हाउसिंग, बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज बनने लगते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनने लगते हैं, शॉपिंग मॉल बनने लगते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस पूरे एरिया में बूम हो जाती है। मैं एक मिसाल देता हूं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। जब यमुना एक्सप्रेस वे बन रहा था, यमुना एक्सप्रेस मतलब कि नोएडा से लेकर के आगरा के लिए एक्सप्रेस वे जो बनाया गया वो 2002-2003 में, उस समय इधर वेस्ट यूपी या एनसीआर एरियाज में इतने ज्यादा भट्ठे नहीं होते थे, ब्रिक फील्ड मतलब कि भट्ठा जो ईंट बनाते हैं, तो यहाँ पे सीरीज ऑफ भट्ठा जो है ओपन किए गए थे, 10, 15, 20 पता नहीं कितने भट्टे खोले गए थे इस एरिया में, और ताकि वहां की जो जरूरतें हैं ईंट वगैरह की उसकी पूर्ति की जा सके। सीरीज ऑफ भट्ठा मतलब खोला गया था खाली यमुना एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए उस टाइम। तो कह सकते हैं एक तरह से कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूस्ट हो जाती है। उसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्चर, इस तरह की इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में फर्नीचर की जरूरत पड़ती है, फिक्चर की जरूरत पड़ती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह जैसे लाइट, बल्ब, पंखा, फैन, वायरिंग, ठीक है, इस तरह की चीजों को जरूरत पड़ती है यहाँ पे, फर्नीचर एंड फिक्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। ये एक्सप्रेस वे कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा सहायक है। खासकर वो एरियाज, वो गांव जो बैकवर्ड एरियाज हैं, अनकनेक्टेड हैं मेन स्ट्रीम से या मेन पॉकेट ऑफ अर्बन एरिया से या इंडस्ट्रीज से, उनको ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है। जो हैमलेट्स हैं, जो छोटे छोटे डी, पुरवा है ना, पट्टी, इस तरह से हम पढ़ते हैं, बंगला, नंगला, इस तरह से, तो ये छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनको हिंटरलैंड कहलाते हैं, जो मतलब मेन स्ट्रीम से बहुत ज्यादा दूर है, और कैसे तैसे लोग अपनी जरूरतों पूरी करने के लिए एक पार्टिकुलर शहर में आते हैं। तो एक शहर का जहां तक इन्फ्लुएंस होता है किसमें, कॉमर्शियल, उसमें बिजनेस में, एजुकेशन सर्विसेज में, हेल्थ सर्विसेज में, तो उस शहर, उस सिटी का वो वाला एक्सपेंशन वाला एरिया जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होता है इस पार्टिकुलर कुछ सर्विसेज में, उस जोन को हिंटरलैंड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया के लोग जहां जा करके अपनी कुछ बेसिक नेसेसिटीज या रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जैसे कि आपके खाने पीने के सामान, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो वो एरिया के सारे लोग एक पार्टिकुलर सिटी के हिंटरलैंड के अंदर आएंगे या एक पार्टिकुलर सिटी के इन्फ्लुएंस के अंदर आएंगे। वो इन्फ्लुएंस किस चीज पे आधारित होता है, जैसे कि आपका एजुकेशन सर्विसेज, या कुछ वहां के लोग आकर के अपने कम्युनिटीज को बेचते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह को भी बेचते हैं, कुछ लोग जॉब्स करने भी आ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जब एक पार्टिकुलर सिटी जितने भी बड़े एरिया को या सरकमफ्रेंस एरिया को करेगी, उस पूरे एरिया को क्या कहा जाएगा, इस अर्बन एरिया, इस सिटी का क्या है, हिंटरलैंड है। तो जो हिंटरलैंड्स हैं या जो हैमलेट्स हैं, जो रिमोट एरियाज में हैं, वो सारे के सारे मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे, आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। इस बात को मैंने कुछ इस तरह से मेंशन किया, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड हिंटरलैंड हैमलेट कैन इंश्योर एग्री प्रोड्यूस टू रीच मेन मार्केट। ठीक है, देखिए हिंटरलैंड हैमलेट, हिंटरलैंड हैमलेट का मतलब एक्सप्लेन कर दिया कि वो एरिया जो दूर दराज इलाके में लोकेटेड है, वो गांव जो छोटे मोटे हैं, मेन स्ट्रीम से दूर हैं, वो एक तो आपका मेन मार्केट से जुड़ जाएंगे और वहां के लोग आसानी से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो मार्केट में ला करके बेच पाएंगे। इस बात को मैंने कुछ इस तरह से मैनेज किया।
कि वो एरियाज जो हिंटरलैंड हैं, जो दूर दराज हैं, रिमोट एरियाज हैं और शहर से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ के लोग मेन स्ट्रीम अर्बन पॉकेट से कनेक्ट हो जाएंगे और अपनी जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है आसानी से वहाँ पे ले जा करके बेच पाएंगे। तो कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड हिंटरलैंड हैमलेट्स कैन इंश्योर एग्री प्रोड्यूस टू रीच मेन मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब वहां पे बहुत सारे होटल, मोटल, रेस्ट हाउसेस, लेजर हाउसेस है ना, क्या कहते हैं, अम्यूनिटीज सेंटर्स खुलेंगे, इसके पास क्या कहते हैं एक्सप्रेसवे के आजू बाजू में खोले जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसको पॉइंट कह सकते हैं प्रमोट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारे बॉटलिंग के प्लांट लग जाते हैं वहां पे, आप देखेंगे, तो इट प्रमोट्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रामीण हाट along expressway can provide local farmers and craftsmen new opportunities। देखिए एक्सप्रेसवे के बाजू में जो अम्यूनिटीज के सेंटर होते हैं, अम्यूनिटी सेंटर मतलब कहीं पे जलेबी, पकौड़ी, चाय, नाश्ता के लिए, स्नैक के लिए छोटे छोटे ऐसे ऐसे मतलब कि वो दे दिए जाते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट दिए जाते हैं ताकि लोग लाके गाड़ी व्हीकल रोक करके वहाँ अपने आराम कर लें या कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लें, ठीक है। या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टाइप हॉस्पिटल की सुविधा भी दी जाती है या मेडिकल हेल्थ सुविधाएं दी जाती हैं। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं कि छोटे छोटे ऐसे हाथ लगाए जाए। हार्ट्स का मतलब कि ऐसे वीक में एक बार या दो बार जैसे मार्केट है ना, गांव वाला मार्केट, और गांव के लोग ला करके अपने प्रोडक्ट्स को या प्रोड्यूस को, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वहाँ पे आसानी से बेच पाएंगे। या जो भी क्राफ्टमैन है, एमएसएमई वाले लोग, ट्रेडिशनल एक तरह से आर्टिशंस, वो अपने गुड्स को ला करके वहाँ पे बेच पाएंगे। और जो अर्बन एरियाज के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से, महंगी महंगी गाड़ियों से जाते हैं, तो उनके लिए वो एक तरह से एंटिक का काम, एंटिक प्रोडक्ट होगा या यूनिक प्रोडक्ट होगा जो उनको अट्रैक्ट करेगा, या एक तरह से अपनी याददाश्त, मेमोरी के लिए लोग खरीदते रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी कि ग्रामीण हार्ट्स along expressway can provide local farmers and craftsmen new opportunities। ठीक, इस तरह से वहां पे नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल, वो एरिया जहां से एक्सप्रेस वे गुजरता है वहां पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाता है लोगों का। कैसे हो जाता है, लिविंग अराउंड द हाईवेज या एक्सप्रेस वे, ठीक है, लिविंग अराउंड हाईवेज एंड एक्सप्रेस वे इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल लिविंग अराउंड हाईवेज इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लोगों का होगा, लोगों को एजुकेशन की सुविधाएं होंगी, हेल्थ और वगैरह की मेडिकल सर्विसेज भी आसानी से मिल सकेंगी। बहुत सारे शॉपिंग मॉल भी आपने देखा होगा एक्सप्रेस वगैरह के आजू बाजू में खुलने लगे हैं, तो लोगों को एक तरह से सुविधा ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए ये टूरिज्म को भी बूस्ट करेगा, ये रूरल टूरिज्म को। या बुंदेलखंड एक्सप्रेस है तो खासकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस में मान के चलिए जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं बुंदेलखंड। जब दिल्ली से आपका पूर्वांचल कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे, आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थ्रू आप पूर्वी यूपी में पहुंच जाएंगे, तो जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं वो रिलीजियस टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगा। जैसे किसी को अयोध्या श्राइन में जाना है, या आपका वाराणसी जाने हैं, या इलाहाबाद प्रयागराज जाने हैं, या गोरखपुर, तो ये जो भी रिलीजियस श्राइन्स हैं या रिलीजियस पैलेसेस हैं वहाँ पे आसानी से लोग कम्यूटर्स यानी कि नॉर्थ इंडिया के आसानी से वहाँ मूव कर सकेंगे। तो एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म और नॉर्मल डोमेस्टिक टूरिज्म या लोकल टूरिज्म को भी ये बूस्टअप करता है एक्सप्रेस वे। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, उन सारे फायदे बेनिफिट्स को हमने यहाँ पे गिना दिया। अब हमारा इसी से संबंधित अगला जो टॉपिक है यूपीडा के बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, जान लेते हैं, और इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो इसको आसानी से नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यूपीडा से संबंधित है। देखिए यूपीडा, यूपीडा से तात्पर्य क्या है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
अथॉरिटी, ठीक है। ये अथॉरिटी 2007 में जो है बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2007 में। हैज बीन established या set up in 2007 under उत्तर प्रदेश ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 का है ये, ठीक है। 1976 का यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट है और उसी के अंतर्गत ये संस्था या एजेंसी बनाई गई थी। नाम है इसका उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जितना भी एक्सप्रेसवे इस टाइम बन रहे हैं, सारे एक्सप्रेसवे के बनाने में इसी का रोल है। यही मेन, एक तरह से कह सकते हैं हम कि मेन एजेंसी है जो कि एक्सप्रेसवे या नोडल एजेंसी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश। क्या है? इट इज द नोडल एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सप्रेसवेज इन यूपी। उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उन सब के बनाने में, मेंटेनेंस करने में इसी का रोल है। जो यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच में पहला एक्सप्रेसवे बना था 2002-2003। पहला एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच में बना था 2002-2003 में। उसके बाद 2007 में ये अथॉरिटी बन करके वजूद में आ गई 2007 में। उसके बाद से लेकर के जितने भी एक्सप्रेसवे यूपी में बने हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जो एक्सप्रेसवे बना था आपका यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ईडा करके। तो यमुना एक्सप्रेसवे जो बना इसी के अंतर्गत बना। उसके बाद आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे भी इसी के अंदर बना। फिर पूर्वांचल वाला एक्सप्रेसवे भी इसी के अंदर बना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसी के अंदर बना। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसी के अंदर बना। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे इसी के अंदर बना। गंगा एक्सप्रेसवे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो इसी के अंदर बन रहा है। और उसके अलावा 27 जो मैंने ये बताए आपके मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर जो बनाए जा रहे हैं 5 एक्सप्रेसवे पे, ये सारे के सारे यूपीडा ही देख रही है काम, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, मोर ओवर इट ऑल्सो इस्टेब्लिशिंग 27 मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर। उसके अलावा ये 27 जो है मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर भी बनाने का काम कर रही है ये संस्था। ये इतने सारे इसके अंदर मतलब कि गुण हैं। डायरेक्टली इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप इसके बारे में बना करके और एक्सप्रेसवे वगैरह को सामने रखते हुए आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि करंट स्टेटस ऑफ एक्सप्रेसवे इन यूपी। हमारा जो अगला टॉपिक्स है इसी से संबंधित करंट स्टेटस ऑफ एक्सप्रेसवे इन यूपी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की क्या दिशा है, क्या दशा है, कितने एक्सप्रेसवे फंक्शन है, कितने मतलब ऑपरेशनल है, कितने एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड है, अंडर प्रपोजल में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इसी में, इसी कड़ी में, करंट स्टेटस ऑफ एक्सप्रेसवे इन यूपी। करंट स्टेटस ऑफ एक्सप्रेसवेज इन यूपी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की क्या दशा है, क्या दिशा है और कितने एक्सप्रेसवे यूपी में एक तरह से फैले हुए हैं। देखिए, पूरी इंडिया के
42% एक्सप्रेसवे नेटवर्क मात्र यूपी में है। ठीक है, पूरी इंडिया का 42% एक्सप्रेसवे नेटवर्क जो है यूपी में अकेले है, यानी कि थोड़ा सा कम होना 50% है। 50% एक्सप्रेस नेटवर्क पूरी इंडिया का अकेले यूपी के पास है, ऐसा समझिए आप। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस वेज नेटवर्क इन यूपी कितना है? अप्रोक्सीमेटली 42%। ठीक है, मतलब कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क इन यूपी हैज शेयर ऑफ 42% ऑफ ऑल इंडिया एक्सप्रेसवेज नेटवर्क। पूरे भारत के एक्सप्रेसवे के नेटवर्क की अगर बात की जाए तो यूपी के पास अकेले ही अकेले 42% एक्सप्रेसवे नेटवर्क फैले हुए हैं, पहला पॉइंट। उसके अलावा यूपी में इस टाइम 5 मेजर एक्सप्रेसवे हैं जो कि रनिंग में है। 5 मेजर एक्सप्रेसवे जो कि यूपी के रनिंग में है, तो उसको कह सकते हैं कुछ इस तरह से। करंटली, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसी में। करंटली 5 expressways are operational in यूपी। उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे अभी ऑपरेशनल है? तो 5 एक्सप्रेसवे यूपी में ऑपरेशनल है। नंबर 1 पे आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? नंबर 1 फर्स्ट पे हो जाएगा आपका यमुना एक्सप्रेसवे। यूपी के सारे एक्सप्रेसवे 6 लाइन के हैं। कितने हैं? 6 लाइन के हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिंगल एक्सप्रेसवे है जो कि 4 लाइन का यानी 4 लाइन का है। तो यमुना एक्सप्रेसवे, इसका लेंथ कितनी है? यमुना एक्सप्रेसवे की 165 किलोमीटर लेंथ है, 165 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये किसको किससे जोड़ता है, ये भी जानते चले, ज्यादा बेटर रहेगा। कनेक्टिंग नोएडा टू आगरा। पहले इसको ताज एक्सप्रेस भी बोला जाता था। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ताज एक्सप्रेस में नाम रखा गया था। उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है? कनेक्टिंग आगरा टू लखनऊ। नाम ही उसका ऐसे है, नाम से पता चल जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। थर्ड नंबर पे पॉइंट हमारा हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई आपकी 340 किलोमीटर है। 340 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है। यह कनेक्ट किसको करता है? लखनऊ को, लखनऊ को आपको गाजीपुर से कनेक्ट करता है। ये नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका नंबर 4 हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 4 नंबर का पॉइंट है
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है, 296 किलोमीटर। और ये मात्र 4 लाइन का एक्सप्रेसवे है। बाकी सारे के सारे एक्सप्रेसवे कितने होते हैं? सारे के सारे ये जो 5 मैं बता दिया मैंने, सारे के सारे 6 लाइन के होते हैं यूपी में, 6 लाइन्स। और एक्सटेंडेबल है, मतलब कि उनको 6 से 8 किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो 4 है वो एक्सटेंडेबल है, 4 से 6 किया जा सकता है, बट अभी करंट टाइम पे 4 ही है, करंट टाइम पे 6 है वो। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपको ये चित्रकूट किसको किसको जोड़ता है? चित्रकूट टू इटावा, चित्रकूट टू इटावा। इटावा में एक्चुअल में ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वहां तक जाकर के जुड़ता है, एट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इटावा पड़ता है, वहां से लेके इटावा से लेकर के चित्रकूट तक ये फैला हुआ है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, जो अभी 3 महीने पहले इनाग्रेशन हुआ था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है, 91 किलोमीटर। कितनी है? 91 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोरखपुर वाले की। और अभी ये कुछ दिनों पहले ही इनाग्रेशन किया गया था। देखिए, जो ये 5 एक्सप्रेसवे हैं, इनको अगर खाली देखा जाए, मतलब जो ऑपरेशनल है, क्या हम लिख सकते हैं? द एबव 5 ऑपरेशनल, 5 ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज कंपोजिट लेंथ, कंबाइंड लेंथ या कंपोजिट लेंथ कुछ भी कह लीजिए, कितनी है अप्रोक्सीमेटली? इनकी 1194 किलोमीटर है। ये 5 एक्सप्रेसवे को अगर मिला लिया जाए तो इनकी लंबाई 1194 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका छठे नंबर का जो हो जाएगा, ठीक, ये क्या है? ये पॉइंट आपका एक तरह से कह सकते हैं नोट हो जाएगा, है ना? ये नोट हो गया, एक नोट बीच में आपने डाल दिया कि 1194 किलोमीटर टोटल इन 5 एक्सप्रेसवे का की लंबाई है। यानी यमुना एक्सप्रेसवे नंबर 1, नंबर 2 पे आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, नंबर 3 पे आपका जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और चौथे नंबर पे आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, 5वें नंबर पे आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। इन 5 को हमने मिलाया तो इन 5 जो ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे हैं यूपी में, उनकी लंबाई 1194 किलोमीटर है एट ए टाइम। उसके अलावा नंबर नेक्स्ट पे जो है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई आपकी 594 किलोमीटर है। कितनी है? 594 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं द एबव 5 विद along with गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, कितना लेंथ हो जाती है? कंबाइंड लेंथ जो है इसकी 1788 हैव कंबाइंड लेंथ ऑफ 1788। ठीक है, 1788 किलोमीटर जो है कंबाइंड लेंथ अगर जोड़ा जाए पूरी के पूरी की, किसकी? गंगा एक्सप्रेसवे के साथ ये जो 5 ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे हैं
उन सबको मिला करके अगर रखा जाए तो प्रेजेंट टाइम पे आपके पास एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1788 यानी 1788 किलोमीटर आपके पास टोटल एक्सप्रेस वे की लंबाई है, इंक्लूडिंग गंगा। गंगा एक्सप्रेस वे आपका 594 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पहले हम गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में कुछ बातें करें, ठीक है। देखिए, पहले नंबर पे गंगा एक्सप्रेस वे को देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा मुआयना कर लिया जाए। गंगा एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई आपकी 594 किलोमीटर है, ठीक है। और ये मतलब गवर्नमेंट ने का, ये कहीं मैंने डेटा पढ़ा, कहीं गवर्नमेंट ने का किसी ऑफिशियल्स का, यूपीडा वगैरह के जो भी वो है चेयर वगैरह डायरेक्टर, उनके द्वारा मैंने पढ़ा कि ये उम्मीद की जाती है कि नवंबर या दिसंबर तक ये गंगा एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई इंड 2025 के आखिर तक ये गंगा एक्सप्रेस वे कंप्लीट होने की चांसेस हैं। गंगा एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक फैला हुआ है? इट स्ट्रेच फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज। ये मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे फैला हुआ है। टोटल जो है ये 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। कितने डिस्ट्रिक्ट से गंगा एक्सप्रेस वे गुजरता है? टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से गंगा एक्सप्रेस वे गुजरता है टोटल ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसी में? इट विल पास थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा गंगा के बारे में। पूर्वांचल वाले जी पूछा हुआ है तो गंगा ही बचता है, ठीक है, इसी के बारे में पूछेगा। इट विल पास थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट। अब वो 12 डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा हमको। VIZ का मतलब, इसका मतलब कि जैसे कि, है ना, जैसे कि हम देख सकते हैं आपका नंबर 1 पे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, संभल, बदायूं। उसके बाद क्या है कि शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, है ना, क्या है, एंड प्रयागराज। या इट कनेक्ट्स या इट मेक ए नेटवर्क, ठीक है, बिटवीन द 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो नंबर 1 पे क्या है? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा। उसके बाद आपका जो है संभल, बदायूं, शाहजहांपुर। संभल, बदायूं, शाहजहांपुर। उसके बाद हरदोई, उन्नाव। हरदोई, उन्नाव। फिर आपका जो है रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड रायबरेली 10 नंबर हो जाएगा आपका। उसके अलावा प्रतापगढ़ जो है आपका 11 नंबर हो जाएगा। और प्रयागराज जो है 12 डिस्ट्रिक्ट। 12 डिस्ट्रिक्ट से ये आप टोटल का जो टोटल फैला हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसी के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे भी। 2-4 पॉइंट और लिख लें कि अगर पूछे कहीं बाई चांस आप लोगों को, तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपके पास रहेगा तो आप लोग इसको
डायग्राम बना करके लिख देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बेनिफिट्स पूछेगा तो बेनिफिट जो मैंने लिखा है वो सारे यहीं कॉपी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल टाइम फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज हैज रिड्यूस्ड। कितना घट गया टाइम यहाँ पे, 10। पहले तो जो है 10 से 12 घंटे लगते थे यहाँ पे, अब इस टाइम यहाँ पे ये जब बन जाएगा तो 6 से 8 घंटे ही लगेगा इसका ट्रेवल टाइम जो है। उसके अलावा एक एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी शाहजहांपुर में। ठीक है, 3.5 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3.5 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप, ठीक है, विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन गंगा एक्सप्रेसवे इन शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में एक जो है 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनेगी, जहां पे मतलब कि एयरफोर्स की प्लेन से वहां पे उतर सकेंगी या एक तरह से टेक ऑफ कर सकेंगी। ठीक है, तो ये होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाने का मतलब कि एक प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट ये भी, एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर proposed to be built along गंगा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे में हमने ये भी मेंशन किया था, ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर जो बनाए जा रहे हैं, तो कुछ इसके पास में भी बनाए जाएंगे। ठीक है, एंड आल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर था। ठीक है, ये भी पॉइंट एक यहाँ पे बन जाएगा, जो कि यूपीडा खुद ही डेवलप कर रहा है, तो वो भी एक पॉइंट इसके अंतर्गत है, ये भी बनाया जाएगा। और उसके अलावा एक पॉइंट ये है कि ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। क्या ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये यूपीडा के अंदर ही है। किसके अंदर काम चल रहा है इसमें, ये कौन देख रहा है, ये कौन करवा रहा काम, ये पूरा यूपीडा ही। तो अंडर कंस्ट्रक्शन किसके है, यूपीडा के ही है, एक तरह से देख रेख में है। यह एग्जीक्यूशन का पूरा काम यूपीडा ही कर रहा है। इस पे एक पॉइंट ये भी है कि 2 जो है टोल प्लाजा और 9 अम्यूनिटीज सेंटर होंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट है। द एक्सप्रेसवे विल हैव 2 टोल प्लाजास and 9 amenities सेंटर्स। 9 अम्यूनिटी सेंटर बना दिया जाएगा और 2 जो है टोल प्लाजा इसके पास बनाए जाएंगे। ये सारी की सारी सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे में रहेंगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी से कड़ी में जुड़ा हुआ है, एक्सप्रेसवे से ही रिलेटेड है। वो ये है कि देखिए, साथ जो है आपका नए एक्सप्रेसवे यूपी गवर्नमेंट ने प्रपोज्ड किया था अभी फरवरी में 2025 में, और 7 जो न्यू एक्सप्रेसवे हैं उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। तो अभी यूपी गवर्नमेंट यानी यूपी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने 7 एक्सप्रेसवे एक तरह से उसका अप्रूवल दिया है। 7 एक्सप्रेसवे का जो अप्रूवल उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2025 इसी साल में दिया है। इन एक्सप्रेसवे के अलावा ये जो एक्सप्रेसवे हमने पढ़े यहाँ पे, मतलब जितने भी, इन एक्सप्रेसवे के अलावा नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे यूपी में, और
सेवन एक्सप्रेसवे, तो उनका अप्रूवल यूपी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने पास कर दी है। वो 7 एक्सप्रेसवे जो यूपी गवर्नमेंट कैबिनेट ने या यूपी मिनिस्ट्री ने पास की है, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपया फंड एलोकेट किया जाएगा। कितना प्रस्तावित है? 50,000 करोड़। ये 7 न्यू एक्सप्रेसवे जो यूपी में बनने जा रहे हैं वो टोटल 56 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट से? 56 डिस्ट्रिक्ट से ये 7 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। यूपी में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उन 75 डिस्ट्रिक्ट से में 56 डिस्ट्रिक्ट से ये नए जो 7 एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं गुजरेंगे। मतलब कि 75 डिस्ट्रिक्ट का 75% डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा 56 डिस्ट्रिक्ट से। ऐसा समझिए, जब 75 डिस्ट्रिक्ट है उसका 75% डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा, मतलब 56 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो कि 7 एक्सप्रेसवे नए बनने जा रहे हैं। तो अब हम इसी के अंतर्गत अगला हमारा जो डिस्कशन होगा कि जो 7 नए एक्सप्रेसवे यूपी गवर्नमेंट ने या कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिए हैं इसी साल फरवरी 2025 में, जिसके अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित है या एलोकेट किया गया है। ये 7 एक्सप्रेसवे 56 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेंगे उत्तर प्रदेश के। मोस्ट ऑफ द ये जो एक्सप्रेसवे हैं ज़्यादातर ये लिंक एक्सप्रेसवे टाइप है। ठीक है, तो अब इसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? 7 न्यूली प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार, है ना। देखिए 7 न्यूली अप्रूव्ड एक्सप्रेसवेज, ठीक है, बाई यूपी कैबिनेट मिनिस्ट्री। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्ट्री ने जो 7 नए एक्सप्रेसवे का अप्रूवल दिया है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अब हम बातें करते हैं। ठीक है, विद कंबाइंड लेंथ ऑफ 866 किलोमीटर। कितना है? तो इट प्लान्स टू इन्वेस्ट 50,000 करोड़, है ना। कितना? 50,000 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 न्यू एक्सप्रेसवेज। ठीक है, विद कंबाइंड लेंथ ऑफ 866 किलोमीटर, विद कंबाइंड लेंथ ऑफ 866 किलोमीटर, है ना। सबकी लंबाई मिला करके 866 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, ये मतलब कि 56 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। दीज 7 एक्सप्रेसवेज विल कनेक्ट या इंटरलिंक कितना? 56 डिस्ट्रिक्ट, है ना, यूपी के ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट 56 डिस्ट्रिक्ट को ये 7 एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए ये टोटल जो 7 एक्सप्रेसवे का प्रपोजल है या अभी प्रावधान किया गया इसके बारे में जान लेना। नंबर 1 पे चित्रकूट एक्सप्रेसवे है 120 किलोमीटर। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा चित्रकूट एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? यहां लेंथ भी लिखते रहे हर एक की, है ना, ज्यादा सही रहेगा। लेंथ इसकी जो है चित्रकूट वाले की 120 किलोमीटर रहेगा नंबर 1 पे।
नंबर दूसरे पे आपका झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। थर्ड पॉइंट आपका जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे ये 76 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर। ये आपका जो है जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा ये जेवर वाला। नंबर 4 पे आपका विंध्या एक्सप्रेसवे है। विंध्या एक्सप्रेसवे आपका 320 किलोमीटर है। ठीक है, विंध्या एक्सप्रेसवे कितना है? 320 किलोमीटर है। ये मिर्जापुर, उसके बाद प्रयागराज, नहीं सॉरी, ये आपका प्रयागराज से चलेगा। उसके बाद मिर्जापुर के बाद आपका आगे चला जाएगा ये वाराणसी के बाद आपका ये चंदौली, और एक ब्रांच वाराणसी से चंदौली जाएगी और एक ब्रांच आपकी यहां चली जाएगी, क्या कहते हैं, सोनभद्र। ठीक है, तो ये आपका जो है कहां से कहां तक? मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, प्रयाग। ठीक है, इस तरह से एरियाज को कवर करेगा, या कैचअप करेगा। 5वें नंबर का जो एक्सप्रेसवे है आपका विंध्या पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। विंध्या पूर्वांचल लिंक, विंध्या पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे ये 100 किलोमीटर है ये। ठीक है, ये मिर्जापुर को आपको इससे कनेक्ट करेगा, गाजीपुर से। विंध्या पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे यानी कि गाजीपुर में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है खत्म हो रहा है, उसको मिर्जापुर से जोड़ देगा। ठीक है, तो गाजीपुर मिर्जापुर को जोड़ेगा। किसको किसको? मिर्जापुर टू गाजीपुर, है ना। 6 नंबर का जो एक्सप्रेसवे है आपका आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे रहेगा। क्या है? आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। लिंक एक्सप्रेस ये 60 किलोमीटर का है, 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर का ये रहेगा। मतलब आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, उस एक्सप्रेसवे को जो कि लखनऊ में खत्म होता है, आगरा से चलता है, लखनऊ में एंड हो जाता है, और लखनऊ के दूसरे छोर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकलता है जो कि गाजीपुर के लिए जाता है। तो उनको 15-20 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। तो ही मैंने कहा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे हो जाएगा, ये लिंक एक्सप्रेसवे जो कि 60 किलोमीटर तक की आपका ये रहेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। 5वें के बाद ये आपका 5, 6 के बाद 7वें नंबर का जो हो जाएगा पॉइंट आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इसको जोड़ा जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे से। किससे? गंगा एक्सप्रेसवे। नाम होगा क्या? लिंक एक्सप्रेसवे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी होगी? 90 किलोमीटर होगी। देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा
हरदोई में कहीं पे, और उसकी लंबाई कितनी होगी, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर होगी। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से हरदोई में फर्रुखाबाद से होते हुए कहीं जोड़ा जाएगा, लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर होगी। ये 7 प्रोपोज्ड एक्सप्रेसवे थे। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। 7 न्यूली अप्रूव्ड एक्सप्रेसवे बाय उत्तर प्रदेश कैबिनेट, ये हमारा हेडिंग हो गया। इसके बारे में भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पुट हो सकता है। इट प्लान्स टू इन्वेस्ट 50,000 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 न्यू एक्सप्रेसवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 न्यू एक्सप्रेसवेज विद कंबाइंड लेंथ ऑफ 866 किलोमीटर। लेंथ कितना है इसका, 866 किलोमीटर। These 7 एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट 56 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि 56 डिस्ट्रिक्ट्स को यह कनेक्ट करेगा। नंबर 1 में चित्रकूट एक्सप्रेसवे है, 120 किलोमीटर होगा, जो कि बुंदेलखंड के अलग एरियाज को जो है जाकर के जोड़ेगा, चित्रकूट एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट में आपका झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को और एमपी को कुछ एरियाज को जोड़ेगा, 100 किलोमीटर तक का है, फैला हुआ। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे आपका जेवर जो एयरपोर्ट बन रहा है और ईडा यमुना एक्सप्रेसवे उसको जोड़ेगा, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि 76 किलोमीटर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है विंध्या एक्सप्रेसवे है। विंध्या एक्सप्रेसवे की लंबाई आपकी 320 किलोमीटर है। ये प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ेगा। प्रयागराज में जहां पे गंगा एक्सप्रेसवे एंड हो रहा है, उसी का एक्सटेंशन के तौर पे ये विंध्या एक्सप्रेसवे बनाया गया है। और ये प्रयागराज से पहले नंबर पे मिर्जापुर जाएगा। मिर्जापुर के बगल में वाराणसी पड़ता है, वाराणसी से ये बाइफरकेट हो जाएगा। एक ब्रांच चंदौली के लिए जाएगी, एक ब्रांच आपका यहाँ के लिए सोनभद्र के लिए निकल जाएगी इसकी विंध्या एक्सप्रेसवे की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विंध्या पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। विंध्या पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर के लिए जाता है, तो वहां पे गाजीपुर को मिर्जापुर से जोड़ने का काम करेगा विंध्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि 100 किलोमीटर के लिए होगा। आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहां पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड होता है लखनऊ के दूसरे छोर में, वहीं लखनऊ के अलग दूसरे एरिया में पूर्वांचल एक्सप्रेस शुरू हो जाता है। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया गया है, नाम रखा गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे विद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे, 60 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है 90 किलोमीटर का, नाम रखा गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे, ये 90 किलोमीटर का। ये 7 एक्सप्रेसवे जो अभी इसी साल प्रपोज किए गए थे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमने मेंशन कर दिए। उसके अलावा 4 एक्सप्रेसवे यूपी गवर्नमेंट ने इस बार बजट में भी एक तरह से प्रपोज किए हैं। उन चारों एक्सप्रेसवे के बारे में भी हम बातें कर लें, और कुछ फंड भी एलोकेट किए गए हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो बजट में इस बार जो एक्सप्रेसवे मेंशन है, डायरेक्टली वही क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी से संबंधित एक्सप्रेसवे से ही रिलेटेड, कि जो बजट में प्रपोजल है एक्सप्रेसवे वो कितना है। तो 2025-26 बजट यूपी गवर्नमेंट है ना, हमारा टॉपिक क्या है, यूपी गवर्नमेंट बजट 2025-26, इसके बारे में, एक्सप्रेसवे के बारे में। एक्सप्रेसवे के बारे में क्या क्या प्रपोजल से इस बार के बजट में, तो 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रपोजल था, ठीक है। क्या है, 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रपोजल है। प्लान टू कंस्ट्रक्ट फॉर न्यू एक्सप्रेसवे, और 1050 या कितना अमाउंट फंड एलोकेट किया गया था इन यूपी, कितना 1050 करोड़ जो है फंड प्रस्तावित था इसके अंतर्गत, ठीक है। कितना 1050 करोड़ फंड एलोकेट किया गया। नंबर 1 पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फर्स्ट पॉइंट इसमें है आगरा
लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से टू गंगा एक्सप्रेसवे इन कौशिया विलेज या कौशिया तहसील होगा, जो भी इस तरह से कुछ पड़ता है यहाँ पे हरदोई में, इन कौशिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट हरदोई। ये जाएगा किसके द्वारा? फर्रुखाबाद के द्वारा, वाया फर्रुखाबाद, है ना, फर्रुखाबाद के द्वारा ये एक्सप्रेसवे जाएगा। और इसके लिए जो फंड प्रस्तावित है कितना है? 900 करोड़ रुपए का फंड है इसके लिए। ये जो पहला नंबर का आपका हो गया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। कौशिया कोई तहसील या कोई गांव है डिस्ट्रिक्ट हरदोई में, वहां पे, और वो डिस्ट्रिक्ट हरदोई से जाएगा कहां पे? फर्रुखाबाद से होते हुए जाएगा। ठीक है, 900 करोड़ रुपए का प्रस्तावना इसके अंतर्गत है। विंध्या एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए अगला प्रावधान ये था, टू कनेक्ट विंध्या एक्सप्रेसवे टू गंगा एक्सप्रेसवे। विंध्या को गंगा से जोड़ने के लिए 50 करोड़ का प्रस्तावना है इस बार का। गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन जो है बनाया गया है, एक्सटेंशन ये मेरठ टू हरिद्वार, इसके लिए 50 करोड़ की प्रस्तावना है। उसके अलावा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे है चौथे नंबर का, इसके लिए भी आपका जो है 50 करोड़ की प्रस्तावना है। तो इस बार के यानी कि 2025-26 के बजट में एक्सप्रेसवे के लिए टोटल जो है आपका 1050 की प्रस्तावना थी, यानी कि फंड एलोकेट किया जाएगा 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। वो चारों जो नए एक्सप्रेसवे होंगे, नंबर 1 पे उसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेस से कनेक्ट किया जाएगा। कौशिया जो कि आपका हरदोई में पड़ता है फर्रुखाबाद के अंतर्गत। कहने का तात्पर्य कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में ये वाला जो पॉइंट है हमने यहाँ पे पढ़ा, वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू कनेक्ट विंध्याचल टू गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, विंध्याचल को आपका गंगा एक्सप्रेस से भी जोड़ा जाएगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन मेरठ से हरिद्वार तक चला जाएगा। मेरठ तक जो ये बन रहा है उसको हरिद्वार तक बढ़ा दिया जाएगा, 50 करोड़ एक्सटेंशन फंड दे दिया गया है। उसके अलावा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे ये नया एक्सप्रेसवे है जो कि 50 करोड़ इसके लिए फंड एलोकेट किया गया। ये सारे के सारे यूपी के एक्सप्रेसवेज हो गए। अब जो फंक्शनल एक्सप्रेसवे हैं उनका एक हम डायग्राम बना करके पूरा प्रेजेंट कर देते हैं बेटर वे में, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यूपी के जो मेजर एक्सप्रेसवे हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं और उनको डायग्राम के थ्रू आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो आप समझने की कोशिश करिए। और हम कोशिश करेंगे यूपी का डायग्राम पहले बनाएं और उसी यूपी के डायग्राम में ये मेजर जो 5 एक्सप्रेसवे और इंक्लूडिंग गंगा जो अभी फंक्शनल होने वाला है उनको आसानी से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, और एक टेक्निकल और कुछ टूल हम बताएंगे कि किस तरह से आप इसको कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स को बनाएं, कैसे दर्शाएं। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। देखिए, पहले नंबर पे यूपी को ड्रॉ करेंगे और एक्सप्रेसवे इन यूपी, इसका टाइटल क्या होगा हमारा? एक्सप्रेसवे इन यूपी। ठीक है,
एक्सप्रेस वेज इन यूपी। हम यूपी का पहले मैप बनाएंगे, उसके बाद पूरे इसको जो है कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे बनाते हैं, कोशिश करते हैं मैप बनाने का यूपी का। ठीक है, ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से आपका यूपी है। यूपी को हम जो है ये कुछ इस तरह से यूपी है। उत्तर कोई भी मैप अगर हम बनाते हैं, ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, राइट साइड में आपका ईस्ट होगा, वेस्ट साइड में आपका वेस्ट होगा, लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट हो जाएगा। सपोज दैट ये यूपी है, यहां पे कहीं पे आपका ये नोएडा है। क्या है? नोएडा। ठीक, नोएडा से पहले नंबर पे यहां से अगर आप चलते हैं तो ये कहीं पे आपका पड़ेगा आगरा। ठीक है, ये गलत बन गया मैं थोड़ा। कुछ इस तरह से रहेगा मैप यूपी का। ठीक है, देखिए यहां पे कहीं पे आपका आगरा पड़ेगा, ये आगरा है एक्चुअल में, मान लेते हैं, और ये आपका नोएडा है। ठीक है, तो नोएडा टू आगरा ये पहले नंबर का आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। कौन सा? यमुना एक्सप्रेस वे। ये है यमुना एक्सप्रेस वे। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? यमुना एक्सप्रेस वे। कौन सा? ये नोएडा टू आगरा आपका यमुना एक्सप्रेस वे हो गया। आगरा से लखनऊ के लिए एक एक्सप्रेस वे आपके पास यहां पे लखनऊ कहीं पे मान लेते हैं, ये मतलब कि यहाँ बीच में हम। ठीक है, तो ये आपका लखनऊ है कहीं पे, तो आगरा से लखनऊ के लिए आपका एक एक्सप्रेस वे हो जाएगा। कौन सा एक्सप्रेस वे? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। ये लखनऊ है, इसका नाम रख देते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। दो एक्सप्रेस हो गए हमारे पास। उसके बाद इसी एक्सप्रेस वे में कहीं पे आकर के आगरा लखनऊ वाले पे ही यहां पे कहीं पे देखिए आप मैप में, यहां पे चित्रकूट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? चित्रकूट पड़ेगा। चित्रकूट यहां पे लिख सकते हैं हम, चित्रकूट। इस चित्रकूट को हमको यहां पे कहीं पे इटावा पड़ेगा। ये जगह जो है आपका इटावा, इटावा। चित्रकूट को ये आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है, और इटावा जो कि आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे कहीं पे सिचुएटेड या लोकेटेड है। उसके बाद लखनऊ ये पड़ता है, लखनऊ से यहां पे कहीं पे गाजीपुर पड़ेगा। ये एरिया जो है आपका गाजीपुर, क्या है ये? गाजीपुर। तो लखनऊ को गाजीपुर से जो एक्सप्रेसवे जोड़ता है, इसका नाम क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लखनऊ को गाजीपुर से जो एक्सप्रेसवे जोड़ता है उसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। देखिए ये चित्रकूट है, चित्रकूट से ऊपर थोड़ा जाएंगे तो यहां पे प्रयागराज पड़ेगा। क्या पड़ेगा यहां पे? ये प्रयागराज है। नोएडा से, जो नोएडा है आपका, उससे थोड़ी दूरी पे यहां पे कहीं पे मेरठ पड़ेगा। ये नोएडा एक्चुअल में है, मेरठ यहां कहीं पड़ेगा। ठीक है, बल्कि और थोड़ा इसको नीचे लाया जाए, ये इस तरह से ये नोएडा हो जाएगा हमारा।
ये नोएडा मान लेते हैं, ठीक है। नोएडा से थोड़ा सा क्रॉस जाएंगे आप, ये वाला जो बेल्ट है यहां पे कहीं पे 60-70 किलोमीटर दिल्ली से पड़ता है मेरठ, ये लखनऊ है। लखनऊ के साइड में यहां पे हरदोई पड़ेगा, क्या पड़ेगा, हरदोई। और ये वाला जो आपका प्रयागराज वाला एक्सप्रेसवे है जिसको हम गंगा एक्सप्रेसवे करते हैं, ये लखनऊ के पास से हरदोई से होते हुए ऐसे कुछ इस तरह से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कुछ जोड़ दें डायरेक्टली, इस तरह से, मतलब ये प्रयाग है। प्रयागराज को मेरठ से मैंने जोड़ दिया, इसका नाम रख दिया गंगा एक्सप्रेसवे। क्या नाम रखा, गंगा एक्सप्रेसवे, ये हो गया आपका। अब देखिए नोएडा से लेकर के आगरा तक आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया नंबर 1 पे। आगरा से लेकर के लखनऊ तक ये आपका हो गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आपका लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक यह आपका हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेस नंबर 3। नंबर 4 पे आपका इटावा, ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था उसी के मिडवे में, यानी कि उसी बीच में कहीं पे इटावा पड़ेगा, यहां साइड से थोड़ा सा। इटावा को चित्रकूट से आपने जो जोड़ा, इसका नाम रखा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया आपका। 5वें नंबर का जो है आपका, यहां पे कहीं पे गाजीपुर से पहले यहां पे कहीं पे आजमगढ़ पड़ेगा। क्या पड़ेगा, आजमगढ़। तो आजमगढ़ का कोई टाउन है, आजमगढ़ सिटी इस पे लोकेटेड नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है ये एक्सप्रेसवे। तो यहां पे कहीं पे गोरखपुर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ये गोरखपुर, गोरखपुर। तो ये वाला कहलाएगा आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। क्या कहलाएगा, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास में कहीं पे पूर्वांचल को गोरखपुर से मिलाने वाला जो एक्सप्रेसवे है उसका नाम क्या है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे यूपी के मेजर हो गए। अब देखिए प्रयागराज से लेकर के आप आएंगे मिर्जापुर, यहां पड़ेगा मिर्जापुर। मिर्जापुर से बाद आपका यहां पे कहीं बीच में बनारस वाराणसी पड़ेगा। ये क्या है आपका, मिर्जापुर है। यहां पे कहीं पे वाराणसी है, यहां पे कहीं पे चंदौली है। ये आपका जो पैर है शेर का टांग, वो आपका जो है सोनभद्र है, रॉबर्ट्सगंज। तो देखिए प्रयागराज ये आपका विंध्या एक्सप्रेसवे है। विंध्या एक्सप्रेसवे किसको किसको जोड़ता है, प्रयागराज से चल करके मिर्जापुर होते हुए ये वाराणसी तक जाएगा। वाराणसी से इसकी 2 ब्रांचेज हो जाएंगी, एक ब्रांच आपकी चंदौली जाएगी और एक ब्रांच आपकी सोनभद्र में जाएगी। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर प्रपोजल है। विंध्या एक्सप्रेसवे अंडर प्रपोज्ड है, जो अभी हमने 7 बताए उसमें विंध्या एक्सप्रेसवे ये अंडर प्रपोज्ड है। उसके अलावा देखिए ये जो इटावा है, यहां पे लखनऊ है, यहां बीच में कहीं पे ये हरदोई का डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां पे हरदोई से यहां पे और इसको फर्रुखाबाद कहीं बीच में पड़ेगा, फर्रुखाबाद। इसको जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे यहां बन रहा है। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में यमुना एक्सप्रेसवे को, सॉरी गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे ये भी बन रहा है। उसके अलावा ये मेरठ है, मेरठ से लेकर के आगे जाकर के ऐसे हरिद्वार, ये क्या पड़ेगा, हरिद्वार पड़ेगा उत्तराखंड में। इसको जोड़ने के लिए भी एक लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है या प्रपोज्ड है, अंडर प्रपोजल है। उसके अलावा आगे चल करके इस बेल्ट को, ये जो एक्सप्रेसवे है आपका गंगा एक्सप्रेसवे और ये यमुना एक्सप्रेसवे है, तो यहां पे जेवर वगैरह के पास भी गंगा एक्सप्रेसवे को इससे जोड़ा जाएगा यमुना से। ये भी प्रपोज्ड है, अभी इस पे काम स्टार्ट नहीं हुआ। उसके अलावा
और भी ये चित्रकूट से यहाँ झांसी है, ग्वालियर के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं जो कि अंडर प्रपोज्ड हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट जो है एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। और आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वायरीज हो तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करें और हमें सुझाव दें। और यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई।